जेंटलमैन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। ये है सूटेड बूटेड इमरान हसन और ये है अरबला हसन अम का पैगाम लेकर, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं और नए हफ्ते का आगाज करना चाहते हैं। आप बता देना जो बात आप अभी करी थी और आने से पहले, अभी जो करी थी। मैं तो कोई बात नहीं करी, ये नहीं बताना होता कि हम कोई बात नहीं कर रहे थे। खैर, इस उम्मीद के साथ कि आप ठीक ठाक हैं, एक नए हफ्ते का आगाज हो चुका है। जुम्मे को जब हम शो खत्म करने के बाद गए तो हमारे कुछ प्लान्स थे कि हम वो करेंगे, लेकिन वो कुछ इस हद तक इसलिए हमने उसको कैंसिल किया कम से कम मैंने कि यार चलो घर बैठ के जरा बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड मैच हो रहा है तो वो देख लेंगे। और तो उस दिन के बाद गुस्से का इजहार करने का मौका ही नहीं मिला। मतलब ये हमारे साथ करके क्या गए, लेकिन स्टिल इस बात पे अगर हम पीसीबी की बात करें तो बड़ा उनका स्ट्रांग स्टैंड है कि हम आईसीसी में इसको बहुत इशू को रेस करेंगे, बहुत जारहाना अंदाज में करेंगे, तो ये करने वाली बात भी है। वैसे ये पूरी पाकिस्तानी कौम के साथ ही हुआ कि साढ़े नाल होया की है, लेकिन उससे हटके जो चीज मैं करना इंपॉर्टेंट समझता हूँ, कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स ने बड़ा जबरदस्त पाकिस्तान को बैक किया, जैसे डेरिन सेमी थे, क्रिस गेल थे, कुछ श्रीलंकन प्लेयर्स थे, कुछ इंग्लिश प्लेयर्स थे, तो उन्होंने बड़ा जबरदस्त बैक किया। ये बहुत अच्छा तो हुआ, लेकिन दूसरी जाने बड़ा डिसअपॉइंटिंग था हमारे लिए। हमने इस पे शो के बीच में भी बात करनी है, हम जरूर कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर बात करें और इसके ऊपर हम ये डिस्कस करें कि ये हुआ क्यों और इसके बाद फर्दर क्या किया जा सकता है। लेकिन ओवरऑल क्रिकेट के लिए इट वाज सच अ डिसअपॉइंटिंग मोमेंट। एग्जैक्टली, इस पर हमने शो में डिटेल बात करनी है, लेकिन उसके साथ साथ शो में बहुत कुछ है क्योंकि आज वीक का आगाज है, पहला शो है वीक का, तो इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन आगाज में बताएंगे आपको आज की हेडलाइंस। ईवीएम का तनाजा, वफाकी वुज़रा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निशाने पर ले लिया, एक बार फिर इल्जामात की बौछार कर दी। वजीर आजम के हुक्म पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ब्लैकमेल किया जा रहा है। ऑपोजिशन इलेक्शन कमीशन के दिफा में फ्रंट लाइन पर। कराची वालों की इंतजार की घड़ियां खत्म, ग्रीन लाइन बसों की पहली खेप कराची पहुंच गई। 2 माह बाद बसें ट्रैक पर होंगी। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम खातन की सेहत का बड़ा दुश्मन, और क्या पीसीओएस बांझपन की वजह बन सकता है? प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर बात करेंगे। सेगमेंट निकले तेरी तलाश में बात करेंगे मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब से उनकी किताब शमशाल बेमिसाल पर। हेडलाइंस आपने जानी, कुछ पॉलिटिकल हैपनिंग भी है, वो भी हम आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर में। सबसे पहले जिक्र होगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, जिसके मामले पर पैदा होने वाला तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करने लगा है और सूरत हाल संगीन होने का खदशा पैदा हो गया। बल्कि अगर कहीं संगीन हो गई है तो भी गलत नहीं होगा। गवर्नमेंट हर सूरत आइंदा इलेक्शन ईवीएम के जरिए कराना चाहती है और दावा कर रही है कि जनरल इलेक्शन को गैर मुतनाज़े और शफाफ बनाने के लिए ईवीएम का इस्तेमाल ही वाहिद रास्ता है। लेकिन दूसरी जानिब अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम के इस्तेमाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और कई एतराज़ात उठाए हैं, जिस पर अभी तक डेडलॉक बरकरार है और ये डेडलॉक अब एक संगीन सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। आजकल अगर हम बात करें गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन की तो वो हमें आमने सामने नजर आते हैं। बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज भी वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। एक बार फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निशाने पर लिया, एतराज़ात को मुज़ाहिका खेज़ करार देते हुए और इल्ज़ाम लगाया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपोजिशन की ज़बान बोल रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुकूमती इंतखाबी इस्लाहात के मुखालिफ लग रहे हैं, जबकि वफाकी वुज़रा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मशवरा दिया कि वह खुद को तनाज़ात से अलग करें। अगर खुद को तनाज़ात से अलग नहीं कर सकते तो इस्तीफ़ा दे दें, सियासत करें और इलेक्शन कर लड़े। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के दीगर अराकीन को मुखातिब करते हुए कहा कि उन्हें भी मशवरा दिया कि वो आगे बढ़े और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के फैसलों पर नजरसानी भी करें। इसके साथ साथ बात की जब वफाकी वुज़रा ने इलेक्शन कमीशन को खबरदार किया है कि ईवीएम मशीन का मंसूबा हरगिज 2028 पर नहीं जाने दिया जाएगा, जबकि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हर सूरत इंतखाबी तरमीमी बिल मंजूर कराया जाएगा। बिल्कुल, और हुकूमती तनकीद के खिलाफ अपोजिशन इलेक्शन कमीशन के हक में सामने आई है। मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन कमीशन से वफाकी वुज़रा को सजा देने का मुतालबा करते हुए ये इल्जाम लगाया है कि फॉरेन फंडिंग केस में मर्जी का फैसला देने के लिए वज़ीर आज़म के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन को ब्लैकमेल किया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन के अराकीन को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ उकसाने की कोशिश की जा रही है। इस सारी माज़ाराई के बाद क्या निकलेगा, इसी पे हम बात करते हैं। हमारे शोज़ेब साहिबा मौजूद हैं जो कि तहरीक इंसाफ की रहनुमा है, मेंबर पार्लियामेंट हैं। उनसे जरा पूछते हैं कि वो इस सूरत हाल पे क्या राय रखती हैं। कमल साहिबा बहुत शुक्रिया और सुबह खैर आपको। एक तो आप हमें ये
ये बताइए कि इस वक्त ये जो सूरत हाल बनी है, इसके बाद आप कह रहे हैं कि हम पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से जो तरामीमी बिल है वो पास करवा लेंगे। अगर आप पास करवा भी लेते हैं तो ये महज हुकूमत की तरामीम होंगी या आपके चंद इत्तेहादियों की? पूरी ओपोजिशन और इलेक्शन कंडक्ट करने वाला इदारा इलेक्शन कमीशन इसके हक में नहीं है, तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर कैसे होंगे जी 2023 के? आप अकेले तो नहीं लड़ेंगे, वो लोग भी लड़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच और पूरे पाकिस्तान को सुबह बखैर। देखिए, मैं सुबह सुबह कोशिश करती हूँ कि तजादात की या तसादुम की बात करने की बजाय मैं वो बात करूँ जो कॉमन इंटरेस्ट की है, जो आइन और कानून के मुताबिक है, और जरा अच्छी खबरें भी मैं आपको सुना दूँ। देखिए, सबसे पहले शुरू कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन से। इलेक्शन कमीशन बाकी इदारों की तरह एक आइनी इदारा है और ये आइन की जो किताब है इसका जो है वो इसको फॉलो करने के लिए मतलब वो उसकी जो बाउंड है कि इसने जो है वो आइन को फॉलो करना है और आइन साजी करती है असेंबली। पार्लियामेंट अगर कोई भी बिल पास करेगी तो इलेक्शन कमीशन उस पर एतराज नहीं उठा सकता, बल्कि आपकी कोई कोर्ट्स भी उस पर एतराज नहीं उठा सकती। लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो है वो लेजिस्लेचर ने करना है। तो जब बिल पास हो जाता है तो इलेक्शन कमीशन के पास उसके बाद कोई ऐसा वो कोई पॉलिटिकल इदारा नहीं है कि वो शोर मचाए कि जी ये क्यों है, वो तो पॉलिटिकल पार्टीज कर सकती हैं। अच्छा, अब आ जाए जी पॉलिटिकल पार्टीज की कंसेंसस की तरफ। तो ये एक मेरे पास किताब है, इसको कहते हैं इलेक्शन एक्ट 2017, जिसके तहत जो है अभी इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है और इसको पास किया था तमाम असेंबली में बैठी हुई जमातों ने। 2017 तक जो असेंबली में मौजूद थे पार्टीज, उन सब ने मिलकर कंसेंसस से ये जो है ये तरमीम लेकर आए थे और एक्ट पास किया था, जिसकी डेट 2017 अक्टूबर की है, 2 अक्टूबर 2017। इस मसवदे में 103 नंबर शिक है जो क्या कहती है, मैं पढ़ के बता देती हूँ, अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि ये पार्टीज क्यों शोर मचा रही हैं। इसमें उन्होंने लिखा है कि जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, ये 103 नंबर शेक में पढ़ रही हूँ। द कमीशन में कंडक्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कह रहे हैं, में कंडक्ट पायलट प्रोजेक्ट्स फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम इन बाय इलेक्शंस in addition to the existing manual procedure for voter verification, casting and counting of votes to assess the technical efficacy, secrecy, security and financial feasibility of the electronic voting machines and biometric verification system, and shall share the results with the government, which shall within 15 days from the commencement of a session of a house after the receipt of the report lay the same before both houses of मजलिस शूरा एंड पार्लियामेंट। ठीक है, देखिए ये जो जिस मामले पे इतना शोर उठा हुआ है ना, ये ऑलरेडी ये मान के ये डॉक्यूमेंट पास हुआ हुआ है। ये बिल्कुल यूजलेस किस्म की डिबेट है जिसको ये कर रहे हैं ये तमाम पार्टीज ने। एक मिनट दीजिएगा, मैं आपको सिर्फ क्लियर कर दूं। जी जी, मैं आपको बता दूं, इस वक्त 2017 में यही नून लीग की हुकूमत थी। 2018 31 मई को शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बतौर प्राइम मिनिस्टर आखिरी दिन तक वो बैठे रहे हैं और उसके बाद जुलाई 2018 में जाके इलेक्शन हुए हैं। उससे पहले ये बिल पास हुआ और जितनी पार्टी यहाँ पे सवाल ये है कमल, यहाँ पे सवाल ये है, मेरी एक मिनट मेरा सवाल तो ले लेना। आपने मुझे कहा कि कंसेंसस कैसे डेवलप होगा, मैं उसका जवाब दे रही हूँ कि पहले कंसेंसस डेवलप हुआ हुआ है इस मसवदे को पास करते हुए। अब नहीं हो रहा ना, हम कह रहे हैं हम इसके तहत हम इसको नहीं मान रहे। मसला ईवीएम पे है और मसला ईवीएम के मुकम्मल इलेक्शन के अंदर दो चीजें है ना, दो चीजें। एक मसला पूरे इलेक्शन के अंदर, मेरा सवाल ले लें, दो पूरे इलेक्शन के अंदर ईवीएम के इस्तेमाल का मसला है। ऑपोजिशन ये कह रही है कि इसके जरिए धांधली हो सकती है और इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि ये ड्यूएबल नहीं है, हमारी कैपेसिटी नहीं है। ये दो अलग अलग मौजू हैं, इसको कैसे आप एड्रेस करने जा रहे हैं? मैं आपको दोनों का जो जवाब दिया ना, आप मेरी बात को समझे। ये आइन के हिसाब से इस वक्त जो बुक है ना ये इन प्लेस है, इसके मुताहत ये इदारा काम करता है इलेक्शन एक्ट के तहत, इसी को फॉलो करता है। इस इलेक्शन एक्ट में वो 2017 में मान के लिख रहे हैं कि हम ईवीएम का इस्तेमाल बाय इलेक्शंस में भी करेंगे, इसके टेस्ट रन भी करेंगे और इसकी रिपोर्ट भी जमा कराएंगे। रिपोर्ट जिस हुकूमत को जमा करानी थी वो नून लीग की हुकूमत थी। 2017 से इन्होंने ये चीज लिख के मानी हुई है, इसमें कोई तरमीम नहीं हुई इस इलेक्शन एक्ट में अभी तक। सही, तो ये तो इन प्लेस है ऑलरेडी। और यहाँ पर जितनी जमातें थी, इसी इदारे ने कमल, इसी इदारे ने, जी मुझे अपना आर्गुमेंट कंप्लीट करने दें, मेरी एक मिनट सिर्फ बात सुन ले। जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है उन्होंने ऑलरेडी रिटर्न में लिख के दे दिया कि हमने ईवीएम का इस्तेमाल करना है।
इस वक्त जो शोर और रौला पड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही है। और ईवीएम पे 72 ऑब्जर्वेशंस दी थी इन्होंने कि इस तरह हमें ईवीएम चाहिए पाकिस्तान के सिस्टम के मुताबिक। वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इनको बना के दिए, जो कॉमसेट्स ने और एनआईई ने जो इन्होंने बना के दिए, उसमें वो 72 की 72 ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक बाय डिजाइन बना दी। अब जो 37 एतराजात गए उसमें से अच्छा मेरा 27 तो इस बात ये हम पहले बात कर चुके हैं ना कमल, अब बात ये है, अब बात कॉम्पिटेंस, ये आपने खुद ही कह दिया। अब ये जो कॉम्पिटेंस वाला मसला है ये कैसे हल होता आपके जेर असर, यानी कि आपके दौरे भी पिछले 3 साल के अंदर ज़िमनी इंतखाबात भी हुए, कैंटोनमेंट बोर्ड के भी रिसेंटली इंतखाबात हुए, तो किसी में भी एज पायलट प्रोजेक्ट इसको नहीं इस्तेमाल किया गया ना। आप 23 महीने पहले जब एक ऐसे प्रोजेक्ट को लेकर, मेरी बात तो मुकम्मल होने देना, मैंने आपकी बात मुकम्मल होने दी है। अब 23 महीने पहले अगर आप एक बर्डन डाल रहे हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर, तो हाउ इज इट डूएबल? रिसोर्सेज को लेकर जैसे कि आपके नादरा ने पहले बड़ा क्लियरली लिखा, ओबियसली हुकूमती इदारा है, फिर उसको जब आगे से सुबकी हुई तो उसने कहा जी हमारा ऐसा कोई मतलब नहीं था कि हम आपकी शान में गुस्ताखी करें। तो इस वक्त मसला ये है कि इदारों का टकराव सामने आ रहा है, चाहे पार्लियामेंट है चाहे इलेक्शन है। अब इसका हल क्या है? आपकी तरफ से तो हल ये है कि जी हम ज्वाइंट सेशन के अंदर इसको पास करा लें, लेकिन दूसरी जानिब अगर इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, मेरा सवाल फिर वही है, तो क्या इलेक्शन को फ्री एंड फेयर कहेंगे? कहा जाएगा इलेक्शन को फ्री एंड फेयर? देखिए जी, मैं सिंपल आपको बताऊं, टेस्ट रन में इसको इन्होंने इस्तेमाल किया मुख्तलिफ बाई इलेक्शंस में, और उसकी रिपोर्ट भी मौजूद है। और वो जहां जहां पर भी इन्होंने बाई इलेक्शंस में रन किया, और ये इन्होंने 2017 से लिख के दिया हुआ है। अब आज 4.5 साल के बाद भी अगर इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया तो अकाउंटेबिलिटी किसकी बनती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बनती है। दूसरी बात सिर्फ इतनी बता दूं कि ये कैपेसिटी जो इनको प्रोडक्शन देनी है वो तो देनी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। वो 2 सालों में इनको 2 लाख से ज्यादा मशीन बना के देने की कैपेसिटी फुल रखते हैं। इसका ऑपरेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। पाकिस्तान में हर कोई स्मार्टफोन को इजीली करता है। और मैं सिर्फ इतना आपको बता दूं, मैं अपनी पार्टी की मास्टर ट्रेनर हूं, जिसकी 3 साल की सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग ये है कि इलेक्शन कैसे कंडक्ट कराते हैं। मैं अपनी पार्टी में इलेक्शन की ट्रेनिंग भी कराती रही, और शायद याद होगा सेनेट में भी आपने मुझे लिया था प्रोग्राम में। ये इलेक्शन ईवीएम जो है, अभी एतजाज एहसन साहब बड़े सीनियर और सीजन पॉलिटिशियन है, उन्होंने कुछ दिन पहले भी स्टेटमेंट दी, बार के काउंसिल तक में ये यूज हो रही है। बार काउंसिल का जो इलेक्शन है उसमें इसका इस्तेमाल कोई मुश्किल नहीं। और ये दोनों जो अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसके साथ ईवीएम ने चलना है। ठीक है, आपका जो वोट निकलेगा वो अपने बैलेट बॉक्स में जाके डालना है। टाइम कम है, आखिरी सवाल मेरा। आसान तरीका फायदा ये होगा कि आपका इलेक्शन का रिजल्ट फौरन आ जाएगा, और वो फौरन आपको जो एम्बिग्विटी होती है उससे आप बच जाएंगे। और ये आखिरी सवाल मेरा, अगर आप समझती हैं, आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, आप समझती हैं कि इलेक्शन कमीशन की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए इसके ऊपर, तो वो अकाउंटेबिलिटी उस आईनी इदारे के आप कैसे करेंगे? उसके लिए क्या मैकेनिज्म होगा, यानी कि क्या इरादा है आपका? नंबर 1 मेरे सवाल का पहला हिस्सा है। और दूसरा हिस्सा ये है कि आने वाले वक्त के अंदर फिर हम यही समझे कि अगर फैसला एक तरफा भी करना पड़ा तो हुकूमत ये फैसला करेगी, चाहे अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन इसको माने या ना माने, ये कह रही हैं? देखिए जी, इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो फैसले ना माने। मैंने आपको पहले बताया कि उसका काम है कि जब आइन साजी हो जाएगी तो वो मानने के वो है। वो कोई पॉलिटिकल इदारा नहीं है जिनकी कोई अपनी विल है, उन्होंने तो इलेक्शन कंडक्ट कराने का इदारा है। दूसरा, उनकी अकाउंटेबिलिटी से जरूरी ये है कि जो इलेक्शन कमीशन को हेड कर रहे हैं मोहतरम, वो इलेक्शन कमीशन को बतौर इदारा लें, उसको पॉलिटिकल एक अपनी मूवमेंट का हिस्सा ना बनाए। वो तसादुम इदारों को आपस में नहीं करना चाहिए। सारे आइन को की उसमें हदूद में रह के काम करेंगे। अकाउंटेबिलिटी से ज्यादा इलेक्शन कमीशन की कैपेसिटी पे इश्यूज आ रहे हैं। मेरे ख्याल में उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत जरूरी है। और मैं नहीं समझती कि इलेक्शन कमीशन जो जिस तरीके से इलेक्शन कराता है और हर दफा उस पर इतराजात उठते हैं, तो उसकी पूरी फिर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। 2018 में तमाम जमातों ने जाके इलेक्शन कमीशन के सामने प्रोटेस्ट किया। 2013 में तमाम जमातों ने जाके इलेक्शन कमीशन के ऊपर के आगे प्रोटेस्ट भी किया और इलेक्शन के ऊपर सवाल भी उठा दिए। तो इलेक्शन कमीशन को अपनी कैपेसिटी बिल्ड करनी, और सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन आई थी उसके मुताबिक उनको टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का कहा है, जो वो ऑलरेडी लिख के 2017 में माने हुए कि हमने तो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। इस मामले तो मुझे समझ नहीं आती इस डिबेट की वजह क्या है। ठीक हो गया, आपने अपना स्टांस पेश कर दिया। साथ साथ ये जो वफाकी वज़रा ने इलेक्शन कमिश्नर साहब पे जो इल्जामात लगाए थे, इदारे पे इल्जामात लगाए थे, जो एक बड़ी जो धुआंधार हीट चल रही थी दोनों तरफ से कि एक दूसरे पे इल्जाम तराशियां की जा रही थी, इसका क्या मामला होगा? जो नोटिस आए, जो सबूत मांगे गए, उस हवाले से क्या कार्रवाई होगी?
देखिए जी, वफाकी वुज़रा का जो बयान चलाया गया ना, वो लेजिस्लेटर का बयान है। उस टाइम पे वो असेंबली में बैठे हुए थे। नेशनल असेंबली की कार्रवाई एग्जेम्प्टेड है। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट नहीं है, और ना इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अपने आप को चीफ जस्टिस समझेंगे। वो सो मोटो एक्शंस लेते रहे। इस इदारे का काम इसके मुताबिक चलेगा और रूल्स के मुताबिक चलेगा। इसीलिए वो बार बार, कल भी उन्होंने कहा कि हम तो बहुत रिस्ट्रेंट शो कर रहे हैं कि आप कंटेम्प्ट में जाना शुरू हो गए, कि जो लेजिस्लेटर जब स्टैंडिंग कमेटीज बुलाती हैं इदारों को बुला के सवाल करती है, क्योंकि टैक्स पेयर का अभी भी आप लेजिस्लेटर के तौर पे तो नहीं बैठी हुई, अभी भी आप इल्जाम तो लगा रही हैं उन पे, आप टीवी चैनल पे बैठी हुई। मैं इल्जाम नहीं लगा रही, मैं तो, आपने मुझसे जो सवाल पूछा मैं उसका एनालिसिस करके आपको जवाब रियलिटी के तहत बता रही हूँ कि देखिए, इदारे का कॉन्फ्रंटेशन करना बनता ही नहीं है जब एक आइन के तहत ऑपरेट करने वाला इदारा है, जिसको टैक्स पेयर के पैसे से सबको तनख्वाहें जा रही हैं और अपॉइंटमेंट करने वाली लेजिस्लेटर है। दोनों साइड के लोग मिलके इनकी अपॉइंटमेंट्स करते हैं, तो इनका पॉलिटिकल तरीके से बिहेव करना या रिएक्शन देना आइन के उसके मुताबिक नहीं है। तो वो अपनी, अगर आप उनकी पूरी जो टर्म्स हैं वो देख लें, उसके मुताबिक अगर ऑपरेट ना करे तो इदारे का भी तो कंटेम्प्ट बन जाता है ना। चलें इस पे हम लेवल पे लाने की जरूरत नहीं। और वुज़रा ने किसी इदारे को टारगेट नहीं किया, उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट की है। चलें, आपका मौक़िफ़ हम तक पहुंचा कंवल। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। कंवल शोज़ेब, तहरीक इंसाफ की मेंबर नेशनल असेंबली, इस वक्त हमसे बात कर रही थी और अपनी पार्टी का और अपने वुज़रा का मौक़िफ़ दे रही थी जो इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से इस वक्त मामला चल रहे हैं बिटवीन गवर्नमेंट एंड इलेक्शन कमीशन। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करेंगे शहर कायद के बासियों के हवाले से, जिनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि 18 बसों में सफर करने वालों की जो मुश्किलात हैं वो अब खत्म होने वाली हैं, क्योंकि ग्रीन लाइन बस सर्विस के लिए चीन से दरामद की जाने वाली 40 बसों की पहली खेप कराची पहुंच गई है और मजीद 40 बसें 1-2 माह तक वापस नहीं आ जाएंगी दोबारा। इन नई बसों के लिए 21.7 किलोमीटर तवील ट्रैक पर 24 स्टॉप बनाए गए हैं, जबकि बस सर्विस के डीए चौरंगी जो है सुरजानी से शुरू होगी और पावर हाउस चौरंगी नॉर्थ कराची जो है, और उसके अलावा यूपी मोड़, नागिन चौरंगी, 5 स्टार चौरंगी, हैदरी, मैट्रिक बोर्ड ऑफिस, नाजिमाबाद 1 नंबर, गोलीमार, लसबेला से होती हुई पटेल पाड़ा पर इख्तिताम पजीर होगी। इस बस में 190 अफराद सफर कर सकेंगे और इस मंसूबे का जो संग बुनियाद है वो फरवरी 2016 में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने रखा था। इब्तदाई लागत जो थी वो 16 अरब से जायद थी, लेकिन सिंध हुकूमत की तजवीज़ पर इस ट्रैक को 10 किलोमीटर में इसका इजाफा किया गया और उसकी लागत अब 24 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है। मगर इस मंसूबे में कहा जाए मुकम्मल होने में ना तो किसी का बस चलता था और ना ही इस मंसूबे में कोई बस चलती थी, मगर अब बस भी चल गया और बस भी चलेगी। इसी पे बात करेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे काशिफ हुसैन मौजूद। काशिफ, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। बिलाखिर शहर कायद के बासियों की सुनी गई और जो ट्रांसपोर्ट के मसाइल थे वो काफ़ी हद तक अब लग रहा है कि सॉर्ट आउट हो जाएंगे। क्या डिटेल्स है इस मंसूबे के हवाले से, थोड़ा सा अपडेट कीजिएगा हमें। सबसे ज़्यादा अहम खबर और पेशरफ यह है कि कल हमने पोर्ट पर पूरा दिन गुजारा, एक्सप्रेस के ज़रिए अपने नाज़रीन को दिखाया कि किस तरह बसें जो हैं ऑफलोड हुई और जहाज़ के आते हुए मनाजिर भी देखे गए। तो उस वक्त जो मंजर था बीइंग कराची आइट हमारे लिए बहुत खुशीदा बाइस था कि हम खुद ये देख रहे थे कि तमाम मसाइल का शिकार कराची का हर शहरी रहता है, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर रहा हो या अपनी निजी गाड़ियों में। सड़कों पर ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा इज़्दिहाम है, लोग घंटों जो हैं वो गाड़ियों का इंतजार करते हैं। प्रोडक्टिविटी मुतासिर होती है कराची के लोगों की। कराची एक सनती शहर है, जब सनती वर्कर्स बाज़ारों में दफातर में काम करने वाली जो वर्कफोर्स है अगर वो साफ़ सुथरी और आसानी के साथ अपने कामकाज पर नहीं पहुंचेगी तो प्रोडक्टिविटी मुतासिर होती है। इस लिहाज से ये बहुत ही अहम मंसूबा है ग्रीन लाइन का, जो कि 5 साल से इल्तिफा का शिकार रहा, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आखिरकार कल 40 बसों की पहली खेप आ गई। एक और खुशी की बात यह है कि कल ही चाइना की पोर्ट से मजीद 40 बसों की खेप पाकिस्तान के लिए लोड हो चुकी है। ये कंफर्म किया है हमें इम्पोर्टर्स ने। उनका ये कहना है कि अगले 5 हफ्तों में ये बसें भी कराची पहुंच जाएंगी। तो जब ये प्रोजेक्ट शुरू होगा तो एक साथ 80 बसें यहाँ पर ठीक है काशिफ, एक रवा होंगी। ठीक है, एक तो हमें इस ट्रैक की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, अगर हमें दिखा भी सके तो बहुत बेहतर होगा। जब आप खड़े हैं, इस ट्रैक की इंपॉर्टेंस क्या है? जो 24 स्टेशन इसको लग रहे हैं, क्या ये 80 बसें उन 24 स्टेशन का बोझ ले पाएंगी? इस हवाले से भी हमें बताइएगा। अच्छा देखिए, ट्रैक में आपको दिखाता हूँ कि मेरे बाएं हाथ के ऊपर नाट नागाबाद से साउथ की तरफ रास्ता जा रहा है। कराची की खासियत यह है
कि कराची पूरा सुबह नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा होता है, जहाँ तमाम होलसेल मार्केटें, तिजारती मराकज़, बैंक, कॉर्पोरेट सेक्टर के हेड ऑफिस, पोर्ट मौजूद है वहाँ पर। और शाम में ये फिर काशिफ जरा कैमरामैन से कहें ये ट्रैक हमें दिखा भी दे जरा, हम चाहेंगे कि आप ये ट्रैक हमें दिखाएं भी। ट्रैक दिखाए, हम और ट्रैक साथ-साथ दिखाते बता हैं यार, वो कह रहा तो दिखाएं। ये देख सकते हैं स्टेशन यहाँ पर तैयार है, मौजूद है। ये 24 में से एक स्टेशन है और ये स्टेशन तकरीबन इसका इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल है, वायरिंग का काम किया जा रहा है। यहाँ पे बरकी जीने लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि शहरियों की सहूलत के लिए बरकी जीने लगाए गए हैं। ये भी जल्द जो है ये ऑपरेट करेंगे। ख़वातीन देखें यहाँ से आ रही हैं सीढ़ियों से चढ़ के, इन जैसी ख़वातीन को आसानी होगी कि यहाँ बरकी जीनों के ज़रिए चढ़ के ऊपर तक आ सकेंगे और सफरी आमदोरफ्त में इनको सहूलत मिलेगी। ये रास्ता इस वक्त अभी शहर की तरफ जा रहा है, सिटी सेंटर की तरफ जा रहा है, जहाँ पर बाज़ार हैं और होलसेल मार्केट्स हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर के दफातर हैं और सबसे ज़्यादा IS चंडीगढ़ रोड है, MS ठीक है काशिफ, बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से हमें आगाह किया और डिटेल्स हमें बताई। एक बार फिर आपको बताएं जी, इस वक्त जो सूरत हाल है कराची की, वहाँ पे 40 ऑफलोड हो चुकी हैं। अगले 2 महीने तक असद उमर साहब ने कहा है कि ये बसें ऑन ट्रैक होंगी और मजीद 1-2 माह तक 40 बसें और आ जाएंगी और 80 बसों के साथ ये जो ग्रीन लाइन है ये फाइनली शुरू होने जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब प्रोग्राम में हम एक ऐसी बीमारी के हवाले से बात करने वाले हैं जिसका शिकार मुल्क की जो 20 से 25% खवातीन हैं वो इस बीमारी का शिकार हैं। और वो बीमारी है PCOS की, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ये मर्ज बेसिकली हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से होता है और इस बीमारी की जो मुमकिन अलामात हैं वो चेहरे और जिस्म के गिर्द जो गैर ज़रूरी बाल हैं, अचानक से आपको एक्नी हो जाए, यकीन वहाँ से निकलना शुरू हो जाए, फिर आपको ओबेसिटी या मोटापे की वजह जो अब कंट्रोल ना हो रहा हो, उसके साथ साथ हेयर फॉल इश्यूज और कई दीगर सिम्टम्स भी शामिल हैं। इस हवाले से आज हम बात करेंगे कि बीमारी है क्या और इसका इलाज किस तरह से है और रोज़ाना की बुनियाद पर हम कौन सी एहतियाती तदाबीर ख़वातीन इख्तियार कर सकती हैं जो इस बीमारी का शिकार हो रही हैं और जिससे बचा भी जा सकता है। डॉक्टर फरहीन यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट है आका यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से। उनको हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आज का और हमने इस पर मुनासिब भी समझा क्योंकि इस पर नॉर्मली बात करने से रिलक्टेंट होते हैं लोग। PCOS बहुत एक कह लें कॉमनली ऑब्जर्व की जाने वाली बीमारी है ख़वातीन के अंदर और ज़्यादातर लोगों को इसके हवाले से अवेयरनेस नहीं होती। हम चाहेंगे कि आप पहले ये बता दें कि ये PCOS हैं क्या और ये क्या वजूहात हैं जो इसका शिकार होती हैं ख़वातीन। जी अस्सलाम वालेकुम। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक्चुअली एक प्रॉब्लम होती है जिसके अंदर हार्मोनल डिसबैलेंस होता है और इसमें नॉर्मली जो हमारी ओवरीज होती हैं उसके अंदर छोटी छोटी सी सिस्ट बन जाती हैं जो कि करीबन 12 to 20 तक की सिस्ट होती हैं जो कि यूजुअली अल्ट्रासाउंड्स पे आती हैं। लेकिन उसके साथ साथ बाकी की चीज़ें भी देखना बहुत ज़रूरी होता है जिसके अंदर वेट है, जो एक्सेसिव वेट है जो कि डाइट करने के बावजूद भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है या जो मंथली साइकिल्स हैं वो इरेगुलर हो रहे हैं। उसके अलावा बालों की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मेल टाइप की हो रही है। इसका मतलब ये कि फेस और ऐसी जगहों पे बाल आना और उसके साथ साथ जो सर के बाल हैं वो कम हो जाना। फिर इसमें कुछ लोगों को एक्नी भी प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। सो बेसिकली ये इश्यूज होते हैं जिसमें हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम डायग्नोज करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब भाई, उम्र के किस हिस्से में जाके खवातीन को ये प्रॉब्लम हो सकती है और नॉर्मली खवातीन को इस बात का रियलाइजेशन नहीं है उनको इस तरह के मसाइल हैं और ये छोटे छोटे सिम्टम्स को वो इग्नोर कर देती हैं। सो कब डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और उम्र के किस हिस्से में ये आपको ऑन एंड ऑफ चेकअप भी करवा लेना चाहिए? देखिए, रूटीन के चेकअप की ज़रूरत नहीं होती। अगर किसी को सिम्टम्स मौजूद हैं जो मैंने पहले बताया, अगर उनमें से कोई सिम्टम्स मौजूद हैं या प्रेगनेंसी होने में इशू हो रहा है तो उस सूरत हाल में डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी होता है। और नॉर्मली ये जो है 16 ईयर ऑफ एज से लेके यूजुअली 35 ईयर्स तक की एज जो हमारी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप होता है इसी में ये ज़्यादा इन्हांस होता है और मिलता भी है हमें पेशेंट्स में। ठीक है, आपने जैसा कि खुद बात की तो ये आपकी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है ख़वातीन की उनको किस हद तक ये मुतासिर करता है और पाकिस्तान में इसकी अवेयरनेस के लिए आपके ख्याल में क्या किया जाना चाहिए? क्या ऐसे टूल्स हैं जिसके ज़रिए लोगों को अवेयर किया जा सकता है ताकि वो कंसल्ट करें और इस मसले का हल हो? अच्छा, इसके अंदर मैं एक बात बहुत हाईलाइट करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ बहुत
ठीक हो गया। डॉक्टर फरहीन यूसुफ राब्ता हमारे मुनक़ता टाइम पे वो अल्ट्रासाउंड जी 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 डॉक्टर उस साहब वक्त वो continue कीजिए। अल्ट्रासाउंड के लिए जाती हैं, तो जब वो अल्ट्रासाउंड पे जाती हैं तो उनकी नॉर्मली जब जो नॉर्मल फॉलिकल्स या नॉर्मल एग्स उनको अल्ट्रासाउंड पे नजर आते हैं तो उसी पे इन द स्टार्ट ही वो लेबल हो जाती हैं कि ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं। हालांकि ये ऐसा नहीं है। एटलीस्ट 16 इयर्स तक की एज तक आपको देखना होता है, और उसके बाद अगर किसी को जो अलामात पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की हों तो उसके बाद जो है डॉक्टर को रुजू करना चाहिए। जहाँ तक बात है फर्टिलिटी इश्यूज या रिप्रोडक्टिव हेल्थ के हवाले से, डेफिनेटली जब ये एक जो है वो कैस्केड ऑफ है, आप कह लें एक विशियस साइकिल है जिसके अंदर वेट बढ़ता है, हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है और उसके साथ बाकी के सिम्टम्स भी शुरू हो जाते हैं, जिसमें से प्रेगनेंसी जो है वो मुश्किल से होती है, या आप ये कह लें कि जो एग रिलीज होता है वो ज़रा सा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से ख़वातीन जो होती हैं वो इनफर्टिलिटी या प्रेगनेंसी ना होने का शिकार होती हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हमारे लाइफस्टाइल में कैसी कौन कौन सी चीज़ें शामिल होनी चाहिए? हमारी डाइट का इसमें कितना रोल है? उसके साथ साथ जो फिजिकल एक्टिविटी है जिसमें हम एक्सरसाइज की बात करते हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट है? इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं या पॉजिटिव फैक्टर्स ऐसे कह लें जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्जांपल पॉलीसिस्टिक का एक रीज़न एक जेनेटिक इश्यूज भी हो सकते हैं। अच्छा। लेकिन जेनेटिक इश्यूज को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हमारी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस जो हैं वो बहुत हद तक पॉलीसिस्टिक ओवरी को कंट्रोल में कर सकती हैं। जैसे कि डाइट करना, डाइट के अंदर ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपने किस किस्म की डाइट आपने चूज़ की है। जैसे हमारे यहाँ बहुत मशहूर डाइट्स हैं, कीटो डाइट हो गया, बनाना डाइट हो गया, प्रोटीन डाइट हो गया, इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं है। आपको जो भी आप डाइट ले रहे हैं उसके अंदर में से 500 से 1000 कैलोरीज अगर आप दिन में कम करते हैं और ये सस्टेन करते हैं फॉर 6 to 9 मंथ्स, तो इससे आपका कम से कम 10 से 15 किलो तक का वजन एक साल में कम हो जाता है और उससे सिम्टम्स ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो हैं वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाते हैं। अच्छा अच्छा। और उसके साथ डेफिनेटली एक्सरसाइज भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। एक तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अक्सर ऐसी कॉम्प्लिकेशंस सिर्फ शादीशुदा खवातीन जब उनको कोई कॉम्प्लिकेशन आती है इसके अंदर तब वो डॉक्टर के पास कंसल्ट करते हैं। हमारे यहाँ ये ट्रेंड नहीं है कि आप शादी से पहले या यंगर एज के अंदर, जैसा कि आपने कहा कि 16 साल की उम्र से ही ये सिलसिला हो सकता है, तो लोग कंसल्ट नहीं करते। तो पेरेंट्स की इसके अंदर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नंबर 1? और फिर अगर जब ये डिटेक्शन हो जाए कि इट एग्जिस्ट, तो फिर उसके बाद क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? आप बीइंग डॉक्टर क्या तफवीज़ करती हैं उन लोगों को जो कि आपको देख रहे हैं? सबसे पहले जो भी हमारे टीन एज ग्रुप में जो जंक फूड है, मैं सबसे पहले पेरेंट्स को और स्कूल की इंतज़ामिया को ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जितनी जंक फूड्स हैं उनको बैन करना चाहिए, और एटलीस्ट मदर्स कम से कम ये कर सकती हैं कि अपने बच्चों को हेल्दी डाइट की तरफ लेके जाएं ताकि ये इश्यूज फ्रॉम द स्टार्ट ही ना डेवलप हों। और जैसे मैंने आपको पहले सिम्टम्स बताए, अगर 16 इयर्स की एज तक ये सिम्टम्स रिजॉल्व नहीं होते तो उस सूरत हाल में उनको डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत है। जहाँ तक बात है कि शादी के बाद होना, तो शादी के बाद डॉक्टर्स को रुजू ज़रा ज़्यादा कर लिया जाता है, जिसकी वजह से ये डायग्नोज ज़रा जल्दी हो जाती है, उस ड्यूरेशन में ज़्यादा पता लगती है। और सेकेंडली हमारे यहाँ ज़्यादातर ख़वातीन जो हैं वो पहले बच्चे के बाद या आफ्टर मैरिज जो है उनका वेट बहुत स्पीड में गेन होता है, जिसकी वजह से ये ज्यादा ऑब्वियस हो जाता है कि अब इनको पॉलीसिस्टिक। डॉक्टर साहब, इनमें इलाज क्या है बेसिकली इसका? अगर हम कंक्लूजन की तरफ जाएं तो इसका ट्रीटमेंट बेसिकली क्या है? देखिए, इसके मल्टीपल ट्रीटमेंट्स हैं। अगर मैं ये कहूँ कि फॉर द पब्लिक अवेयरनेस इस वक्त तो डाइट एंड एक्सरसाइज एंड लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर डाइट के बावजूद वजन कम नहीं हो रहा और एक्सरसाइज भी कर रही हैं, जब सारी चीजें रिलीजियसली फॉलो हो रही हैं, जैसे 30 मिनट्स रोजाना की एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके अलावा लो कैलोरी डाइट भी ले रहे हैं और फिर भी वजन कम नहीं हो रहा,
तो फिर मल्टीपल दवाइयाँ मौजूद हैं। ठीक है, फिर डॉक्टर से वो आप कंसल्ट अपने किया डॉक्टर जा के साथ सकता है। कंसल्ट करें। ठीक हो गया, ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया कि आपने इतने इंपॉर्टेंट इशू पे हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर फरीन यूसुफ हमारे साथ थी, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं। पीसीओएस के हवाले से बता रही थी कि कितना ज़रूरी है इसका ट्रीटमेंट और इसके हवाले से अवेयरनेस होना। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। 10 बजने वाले हैं, लेकिन एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। सो खुशी हमारे साथ है हेल्थ एंड फिटनेस के लिए। खुशी, ओवर टू यू। थैंक यू अर्मिला, थैंक यू इमरान। आज चेस्ट डे है, सो आज मैं चेस्ट की कुछ एक्सरसाइज बताऊंगी। एक्सरसाइजेस फ्लोर पे होंगी। सो वी विल डू सम लाइटर वर्कआउट, लाइक लाइट लो रेप वर्कआउट्स। सो वी गोना गो ऑन द फ्लोर, ग्रैब द डंबल्स, lie down. Feet should be hip width apart. Dumbbells should be right above your chest. As you bend your elbows, go down. As you touch the floor, breathe out. Breathe in. And as you extend, breathe out. Breathe in, breathe out. Chest open, chest in. Okay guys, ये आप 10 to 12 और if you have lighter weights तो आप 15 reps कर सकते हैं. You can do 3 sets. Second exercise is on the floor as well. Close grip, chest presses. So what we're going to do, we're going to join the dumbbells and press right above your chest and extend right above your chest. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Okay, same repetitions, 10 to 12 if you have heavier weights, 3 sets. If you have lighter weights, you can go for 15 reps. Okay, third exercise is chest flies. Open up your chest. Dumbbells should be right above your chest, and arms should be extended. As you open up your arms, elbows should be bent. Breathe in, breathe out as you close. Breathe in, slightly bend your elbows. Chest out. Breathe in, close as you extend your arms. Heavier weights 10 to 12 reps. Lighter weights 15 to 20 reps. 3 to 4 sets करें. It will give you a very good stretch on your chest. Women भी कर सकते हैं. They can do it with lighter weights as well. So guys, try this at home and आपको few more new exercises next time आपको मैं बताऊंगी. So take care. जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच खुशी, बहुत शुक्रिया सुबह सुबह अच्छी एक्सरसाइज बताने के लिए। और अभी हम एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हमारे पास बड़ा इंटरेस्टिंग सरप्राइज है। और सरप्राइज क्या है, ब्रेक के बाद ही पता चलेगा। देखते रहिए एक्सप्रेसो। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। वक्त हुआ चाहता है निकले तेरी तलाश में हमारे सेगमेंट का, जिसमें हम बात करते हैं मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब के सफरनामों के बारे में। और इस वक्त जिक्र जारी है शमशाल बेमिसाल का। देखते हैं आज का निकले तेरी तलाश में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश पे और मैं हूं वकार अहमद। तारड़ साहब से जिस किताब पर हमारी बात हो रही है वो शमशाल बेमिसाल है। और शमशाल बेमिसाल हकीकत में एक बेमिसाल काम है, बेमिसाल किताब है। वो इस हवाले से कि शमशाल में अब तो खैर जीप ट्रैक जाता है, लेकिन इस जीप ट्रैक से पहले तारड़ साहब ने ये सफ़र जो है ये पैदल किया था, जब ये जीप ट्रैक नहीं था या कहीं बन भी रहा था तो बहुत इनिशियल किसी स्टेज पे था। तो तारड़ साहब का ये जो पैदल सफ़र है ये एक तो कमाल ज़बरदस्त किस्म का इस सफ़र का हिस्सा है। और दूसरा डेफिनेटली एक शमशाल को देखना और शमशाल के हवाले से उन्होंने जितनी खूबसूरत मंजरनिगारी की है। तारड़ साहब से सवालात का सिलसिला जारी है। तारड़ साहब, अगर हम वापस गिलगित की जानिब चलें थोड़ी देर के लिए और फिर हम शमशाल पर अपना ट्रैक जो है वो स्टार्ट करेंगे। गिलगित में आपने रूपल इन की जो शाम है उसका बड़ा एक तफसीली जिक्र किया है और बहुत मोहब्बत से उसका आपने तज़किरा किया। और रूपल इन की वो जो शाम है, वो जो आपके दोस्त हैं, रक्स है, मौसीकी है, बहुत कुछ है। गिलगित की उस शाम के बारे में थोड़ा सा बताइए। रूपल इन हम ठहरे हुए थे जी, और पहले वो इकरामुल्लाह GM बेग के साहिबजादे वो आए, फिर रहमत नबी वाह वाह, जिसको मैं प्रिंस ऑफ फेरी मेडोज कहता हूँ। उसके बाद सम और दी अदर लोगों को ख़बर होनी शुरू हुई कि मैं वहाँ पे मौजूद हूँ। और कुछ लोगों को मैं पहले से नहीं जानता था, वो आ गए खाने पीने की चीज़ें लेके, कोई फूल लेके। दो आ गए मौसीकार आ गए कि जी हमारी प्रोजेक्शन नहीं होती पाकिस्तान लेवल पे, हम आपको लोकल मौसीकी सुनाएंगे। तो वो अजीब एक इज्तिमा हो गया और उसमें बहुत सारे लोग थे
और उसमें एक चीज़ मैं अर्ज़ करूं, सम और दी अदर, अब ये तो कोई एक्सपर्ट ही जवाब दे सकते हैं, मैं तो एक मुशाहिदा करने वाला शख्स हूँ। पंजाब में रक्स को बहुत मायूब समझा जाता है, अगर जो भंगड़ा यहाँ पे होता है, सारा कुछ होता है, लेकिन ओवरऑल रक्स के बारे में एक ख़ास मुखासमत है, उसमें खुशी नहीं है। वेर आप सिंधीज़ को देखें, वो झूमर नाच रहे हैं और जीवे लाल और सारा कुछ, और पठान जो हैं, पठान जैसी कौमें जो हैं, जो सख्त मतलब अखलाकी तौर पर बहुत मजबूत भी हैं, वो भी खटक डांस है उनका, बलोचियों का है। इसी तरह नॉर्दर्न एरिया वाले जो हैं, उनका एक ख़ास रक्स, वो मेरा ख्याल है कि वो जिस तरह नपे तुले कदम होते हैं, ख़ास उनकी पूरी रिदम है। जिस तरह मैंने कहीं इकरार कर लिया ऐसे गलती से, तो वो ऑन रिकॉर्ड चला गया कि लंदन में एक विक्टर सिल्वेस्टर स्कूल ऑफ डांसिंग था, तो वहाँ से मैंने 2 महीने का एक डिप्लोमा किया था वेस्टर्न डांसिंग में। 3 डांस मैंने सीखे थे, क्योंकि वहाँ उन दिनों ज़रूरी था कि आपको रक्स आना चाहिए, और वो था वॉल्स, क्विक स्टेप, और एक और था मुझे याद नहीं, शायद टैंगो था। तो मैंने महसूस किया कि वहाँ पे हमारे गिलगित बल्तिस्तान में जो लोग रक्स करते हैं, औरतों को मैंने नहीं देखा ज़ाहिर, तो उनका तयशुदा होता है, वो मतलब ऑर्गेनाइज रक्स होता है, वो ये नहीं कि ऐसे ही मतलब कि वाइल्ड हो गए, और नपे तुले कदमों के साथ की। तो इकराम ने बहुत अच्छा किया रक्स, और रहमत नबी ने जिस तरह अपना दियामीर का रहने वाला, और लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि दियामीर वाले भी रक्स इस तरह कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे मैंने लिखा है कि ये थे इस तरह, 1-2 और लोगों को मैंने रक्स करते देखा, और उनको देखकर महसूस ये होता है कि रक्स एक्चुअली मर्दों का काम, वाह वाह इसका औरतों के साथ कोई तल्लुक नहीं, यानी जिस किस्म का वो रक्स करते। तो वो शाम बहुत यादगार शाम थी, बहुत सारे दोस्त आए, बल्कि अक्सी मुफ्ती और किशोर भी आए, वो मुझे लेने आए थे, लेकिन मुझे मुकामी लोग जो थे, उनकी मोहब्बत जो थी, उसमें गिरफ्तार कर रखा था, मैं ना जा सका। जी सर, बिल्कुल। अक्सी मुफ्ती के हवाले से मेरे ज़हन में एक सवाल भी है, वो आपसे पूछता हूँ, लेकिन उससे पहले नाज़रीन आपको ये बताते जाऊँ कि जब भी आपका जाना हो गिलगित बल्तिस्तान में, तो वहाँ पे अगर आपको ये इत्तेफाक हो रक्स देखने का, तो जो रक्कास हैं और जो मौसीकार हैं, उनके दरमियान जो आई कांटेक्ट होता है, आँखों में जो पैगामात दोनों तरफ अरसाल किए जाते हैं, ये ज़रूर तजर्बा कीजिएगा, वो देखिएगा कि कैसे रक्कास जो है वो मैसेजेस देता है आँखों के ज़रिए कि धुन को किस तरह तब्दील करना है या किस तरफ लेके जाना है। ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का तजर्बा है। तार साहब, अक्सी मुफ्ती साहब आपको मिले गिलगित में, और वो आपको लेके गए एक होटल जिसका नाम था मदीना होटल, और मदीना जो होटल जो है ये बैक पैकर्स में बेहद मकबूल था, यानी पुरानी जितनी भी गाइड बुक्स हैं उनमें भी आप देखें तो इस होटल का जो तज़किरा है वो मिलता है। मतलब आपने काफ़ी तफसील से लिखा है, और इसके जो ओनर थे याकूब साहब, जो इसको चलाते थे होटल को, जो इस वक्त मदीना 2 चलाते हैं, तो कैसा वो तजुर्बा था? यानी उस वक्त मदीना, अब तो वो मतलब उस वक्त ही अरूज पे था, यानी बाकायदा बैक पैकर्स में पूरी दुनिया में मकबूल था, वो कैसा तजुर्बा था जो अक्सी साहब आपको लेके गए थे? देखें, ये वो अक्सी जाहिर है कि भाई जो बहुत उसने देखा भाला है, बहुत लिखा है, मतलब हर जगह वो पहुंचा है, और कल्चर के हवाले से बहुत अहम तरीन नामों में से एक है। तो वो मुझे वहाँ पे लेके गया। अच्छा, मैं उसको डिस्क्राइब कर चुका हूँ, बल्कि उसके बाहर लिखा हुआ था कि अगर आप इसमें ठहरे नहीं हुए तो अंदर आने की ज़रूरत नहीं है, अगर अंदर आना है तो पहले घंटी बजाएं, पे इजाज़त तलब। और हम जब अंदर गए, वो अक्सी का दोस्त था, तो वो मालूम हुआ कि भाई वहाँ पे मुख्तलिफ हिप्पी वगैरह बैठे हुए हैं, वो कोई पढ़ रहा है, कोई नहा रहा है, कोई शेव कर रहा है, जिस तरह घरेलू माहौल। और वो मेरा ख्याल कुछ चार्ज भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करता था, वो कमाई वगैरह नहीं करता था उससे, लेकिन उसको शौक था। बाहर के मुल्कों में कहीं रहा था, 2-4 मुल्कों में, ये बड़ा मिस्टीरियस सा शख्स था। और वहाँ से जो खुराक वहाँ उन्होंने हमारे लिए भी बनाई, और तो वो को मिक्सचर सी थी, को मंगोलियन या टर्क या पता नहीं क्या, लेकिन वो बहुत ज़बरदस्त थी। और आखिरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि उस ज़माने में जितनी भी टूरिस्ट गाइड्स होती थी, यानी अपना मशहूर टूरिस्ट गाइड्स, उसमें इस होटल का तज़किरा ज़रूर होता था।
क्योंकि जो भी आते थे फॉरेनर वो प्रेफर करते थे उसका माहौल। और वकार होता ये कि भाई हर शहर में इस नौइयत का एक ना एक ठिकाना होता है और सीधे लोग वहाँ पे पहुँचते हैं। वो तेहरान में भी है, काबुल में भी है, चिकन मार्केट है एक जगह वहाँ पे, तो जहाँ पे ये लोग जो है वो कंफर्टेबल फील करते हैं और लोगों की नज़रें उनका पीछा नहीं करते जिनसे वो तंग आए होते हैं। और अब तो मैंने सुना है कि उन्होंने एक और इसी नाम का होटल खोल रखा। जी जी बिल्कुल खोल रखा है, मदीना 2 के नाम से। और ये जो आपने कहा है ना कि वो कमाई वगैरह नहीं करते थे, वो बिल्कुल अच्छा, वो याकूब साहब अभी भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। उन्होंने कुछ नहीं कमाया, बहरहाल ये ज़रूर कमाया है कि पाकिस्तान के हवाले से पूरी दुनिया में उनका जो नाम है वो बड़ी मोहब्बत से, पूरी दुनिया का कौन सा मुल्क है जहाँ पे उनका कोई ना कोई मदा, ये जो बैकपैकर्स हैं या हिप्पीज़ हैं या इस तरह के लोग जो हैं वो पूरी दुनिया के हर मुल्क में उनसे मोहब्बत करने वाले मौजूद हैं। बाकी उनकी जो कमाई वाले मामला थे वो भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। तार साहब, गिलगित में वापस रूपल इनकी शाम जो है उसी में चलते हैं। वहाँ पे कोई साहब हैं जिनके मामू थे जो बहुत अच्छा नाचे और उन मामू की उम्र भी कोई 80 साल से ऊपर थी, लेकिन वो कमाल नाचे। और वहाँ पे आपने लिखा है कि मैं अगर अपने मामू के बारे में ये कहूँ कि वो बहुत अच्छे नाचे हैं तो मामलात हसास हो जाएंगे, लेकिन खैर वो जो मामू थे 80 साल से भी उनकी उम्र ज़्यादा थी, बुज़ुर्ग थे, तो उनकी नाचने के वाले से आपने लिखा है वो कैसे नाचे? एक्चुअली वही फजल के मामू थे। अच्छा ठीक। तो गिलगित के बाहर एक पहाड़ी ऑलमोस्ट तकरीबन सारी, वो तो कहते थे कि 500 रुपये में मैंने ख़रीदी थी हमारे आबा व अजदाद ने, लेकिन इकराम का कहना था कि नहीं, जूतों का एक जोड़ा दिया था। तो मैंने कहा जूतों के जोड़े के एक पहाड़ी किस तरह मिल सकती है? तो उन्होंने कहा कि उन दिनों बहुत पुराने ज़माने थे, लोग जो थे वो नंगे पाँव होते थे या रस्सियों के, तो अगर सचमुच की जूतों की जोड़ी हो तो पहाड़ी मिल सकती थी। तो वहाँ पे बार बार फजल गए अपने मामू को, सगे मामू थे उनके, कि मामू नाचे। और मामू फिर बिलाखिर आमादा हुए, उन्होंने एक लिबादा सा पहना, एक शमशीर हाथ में ली और उन्होंने रक्स शुरू कर दिया। और मैं ज़रा खौफजदा बैठा रहा क्योंकि वो जब शमशीर लहराते थे यूँ करके तो मुझे लगता था कि केयरलेस है, लेकिन नहीं, बहरहाल सलामत रहे हम। और उनमें बड़ी ज़बरदस्त रिदम थी। तो उसमें मैंने यही सोचा कि मेरे एक इकलौते ही मामू थे, अल्लाह बख्शे, कि और फजल बड़े फ़ख्र से कहता था कि मेरे मामू जो हैं गिलगित में सबसे बेहतरीन नाचने वाले। तो अब ये बात मैं अपने मामू के बारे में मतलब है कि अगर होते भी तो नहीं का, मतलब ये फ़र्क है रीजन्स में और एटीट्यूड में चीज़ों के, और ख़ास तौर पे उन चीज़ों के एटीट्यूड में जो ज़िंदगी को मुसर्रत देती हैं। जी जी बिल्कुल तार साहब। और बल्कि जो रक्स की रवायत है, मतलब कमाल है गिलगित बल्तिस्तान में। छोटे छोटे बच्चों को आप देखते हैं कि वो बिल्कुल उन्हीं स्टेप्स पे रक्स कर रहे होते हैं। आपने लिखा है कि ये एक ऐसी शाम थी, यानी वही गिलगित में, कि इसकी कुछ शराइत थी, और वो शराइत इतनी खूबसूरत आपने लिखी हैं कि शुमाल की सर्द हवा, एक जोड़ा जूतों के एवज पहाड़ी, तह दर तह उतरते गुलो गुलजार, एक बर्फानी नदी के बहाव की मध्यम आवाज़, हसरत को गुनाह न समझने के खौफ से आज़ादी, एक शजर खुबानी का और नीचे गिरे जर्द सूरज। जिस राइटर ने तार साहब ये शाम यानी अपने लफ्ज़ों में इस शाम की मंजर कशी की है, वो राइटर मेरी मालूमात के मुताबिक पिछले 3 बरसों से लाहौर में है। तो वो मतलब वो कैसे लाहौर में है, वो क्यों नहीं, पिछले 3 बरसों में किस तरह उसने, ऑफकोर्स आपने बहुत ज़्यादा मिस करते होंगे गिलगित बल्तिस्तान को, तो वो जो राइटर है वो पिछले 3 बरसों से इधर कैसे है? बेसिकली वही, जैसा कि आप जानते हैं, मैं बार बार अपनी उम्र का तज़किरा नहीं करना चाहता। अल्लाह ताला का मैं बहुत शुक्रगुज़ार कि आई एम 82, लेकिन अब सकत नहीं है जाने की। लेकिन होता ये है कि वो जो सर्द हवा है वो अभी मैं महसूस करता हूँ, जब भी मैं इनकेपेबल अपने आप को, मुझे लगता है कि मैं अब पहाड़ों पे उस तरह नहीं जा सकता, मेरा सांस नहीं, तो वो हवाएं जो है उनको मैं महसूस कर सकता हूँ। और वो खुबानी के जो सूरज हैं, जर्द सूरज, वो अभी मेरी नज़रों के सामने, मैं अभी अब इमेजिन करूँ तो उस घास के ऊपर वो पड़े हुए, मैं
न सिर्फ इमेजिन कर सकता हूँ बल्कि ऑलमोस्ट उनकी तादाद बता सकता हूँ कि वो कितने, और झरनों की और चश्मों की जो आवाज़ें हैं वो मैं सुन सकता हूँ। ये बहुत सारे लोग शायद ये समझें कि ये रोमांटिसिज्म है या एग्जैजुरेशन है, ये हरगिज़ नहीं है। इसका मैं एक आपको रेफरेंस देता हूँ कि एक ज़माने में मैंने योगा सीखी, एक मेरे उस्ताद थे, 3-4 आसन मैंने सीखे, ज़्यादा की मुझ में गुंजाइश नहीं थी, उसके लिए बहुत मतलब मेहनत करनी पड़ती। उसमें एक आसन ऐसा था कि जिसको आप मुकम्मल करके जी कोई चीज़ जो आप अपने जहन में माजी की लाते थे, तो जब वो मुकम्मल होता था वो आपकी एक्सरसाइज और आप खड़े होते थे, तरह लड़खड़ाते थे, तो चीज़ें ज़्यादा रोशन हो जाती थी और आपको बाकायदा वो आवाज़ें सुनाई देने लगती थी। तमाम चीज़ें जो हैं ये आपके अंदर एक जिस तरह होता है ना कि एक तिजोरी है, वो बंद है, यादों का एक संदूक है, आप उसको खोलते हैं तो आप ये सारा कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। नाज़रीन, शमशाल बेमिसाल के हवाले से आपने तार साहब की गुफ्तगू सुनी। हमारे सवालात का सिलसिला भी उनसे जारी है। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए, निकलते रहिए तलाश में। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब बात कर लेते हैं क्रिकेट की। और क्रिकेट से मुतालिक अफसोसनाक खबर हमने आपको बताया, न्यूजीलैंड की जानिब से दौरा मनसूख करने से पाकिस्तान क्रिकेट फिर एक नाजुक मोड़ पर आ गई है। मुझे लगता है कि जो श्रीलंकन अटैक के बाद सबसे नाजुक सूरत हाल अगर क्रिकेट के लिए पैदा हुई है तो इसके बाद हुई है। कीवी क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव डेविड वाइट ने वजाहत करते हुए कहा है कि न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और बरतानिया की जो खुफिया एजेंसियों का एक कंसोर्शियम है, एक 5 आईज नामी इत्तेहाद है, उसने मैच से पहले न्यूजीलैंड टीम पर हमले की हतमी तौर पर एक तस्दीक की थी, एक थ्रेट दिया था, जिसके बाद ये दौरा मनसूख करने के सिवा कोई चारा नहीं था। उन्होंने ये भी दावा किया कि सिक्योरिटी थ्रेट्स की बुनियादी नौयत पीसीबी को बता दी थी, मगर इसकी तफसीलात शेयर नहीं हो सकती, अभी तक वो ये कह रहे हैं। लेकिन पीसीबी न्यूजीलैंड बोर्ड की वजाहतों से मुतमईन बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही। कीवी क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ जारहाना हिकमत अमली अपनाने का फैसला किया गया है और मामला आईसी के सामने उठाने का भी ऐलान किया गया है। न्यूजीलैंड के गैर जिम्मेदाराना रवैये के खिलाफ और पाकिस्तान के हक में मुल्की और गैर मुल्की प्लेयर्स का रद्द अमल भी सामने आया और मजमूई तौर पर पाकिस्तान को पुरान मुल्क करार दिया जा रहा है। वेस्ट इंडीज के मायानाज बल्लेबाज जो है क्रिस गेल, उन्होंने पाकिस्तान को पुरान मुल्क करार देते हुए पाकिस्तान आने का ऐलान कहा और कहा कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूं, कौन मेरे साथ आएगा। साथ साथ जी इनकी ट्वीट ने खासा वैसे एक वो कह ले धमाका किया और बहुत सारे लोगों ने इसको अप्रिशिएट भी किया। वो वसीम ने खदशा जाहिर किया है कि न्यूजीलैंड टीम का इस तरह से दौरा छोड़कर जाना पाकिस्तान में क्रिकेट को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा सकता है और पाकिस्तान ने श्रीलंका टीम पर हमले के बाद क्रिकेट की बहाली के लिए जितनी कोशिशें की थी, अब कहा यह जा रहा है कि खदशा है इसका कि ये ज़ाया हो जाएंगी। और जो इंग्लैंड का दौरा था वो भी इससे मंसूब हो गया है कि अब उस पर भी सवालात उठना शुरू हो गए। अब देखना है कि इंग्लैंड जो क्रिकेट बोर्ड है वो क्या फैसला करता है, उनकी टीम आती है या नहीं। हमारे साथ इस वक्त साबिक कोच पाकिस्तान के फास्ट बॉलर और फॉर्मर टेस्टर वेटरन क्रिकेटर हमारे साथ आकिब जावेद साहब मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं, उनसे हम पूछते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल पे अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन क्या रखते हैं अपने तजर्बे की रोशनी में। वैसे आपने सुना उनका मौक़िफ़, लेकिन हमने कहा कि हम जरा उनकी राय अपने प्रोग्राम में जानते हैं। आकिब भाई, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आप जैसे लोग जो कि पाकिस्तान की विनिंग टीम का हिस्सा रहे, 92 वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान को जिताया और उसके अलावा कई इंपॉर्टेंट इवेंट्स के ऊपर अरसे तक पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किया, यकीनी तौर पर बड़ा डिसअपॉइंटिंग होगा आपके लिए। आप के दौर में कभी ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हुई, और अगर नहीं हुई तो इस स्पेसिफिक सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं बीइंग क्रिकेटर? देखिए, वेरी अनफॉर्चुनेट। एक तो देखिए, जब श्रीलंका की टीम के ऊपर अटैक हुआ तो मैं पाकिस्तानी टीम हमारी जो पास 1 मिनट उनके पीछे थी उसमें ही था और वो सारी सिचुएशन देखी। वो फिर बीइंग मैनेजमेंट हम सारे गए, उनके होटल में देखने भी गए, उनकी जो हालत थी उसके ऊपर भी बड़ा अफसोस हुआ। वहाँ से लेके आज तक एक एक लम्हा बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान ने कॉन्फिडेंस जीता है पूरी दुनिया का कि ये एक सेफ कंट्री है। नाउ पाकिस्तान हैज चेंज्ड। एक एक मैच लाए, पीएसएल का फाइनल लाए 2017 में, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके यहाँ तक पहुंचे। यकीनन वैसे हालात जो 2009, 10, 11 में सिचुएशन थी वो आज तो नहीं है। तो हकीकत यही है कि इसको सबोटेज किया गया है। देयर इज समथिंग एल्स मोर देन अ क्रिकेट। अगर देखें, एक चीज है, अगर
एक थ्रेट लेवल किसी को मिलता है, तो देखिए उसमें मेरा इसमें एक बड़ा बेसिक सा सवाल है कि जब आप किसी टीम को पाकिस्तान आना होता है तो उसका जो सिक्योरिटी का पैनल है वो आता है 3 महीने पहले आता है, 2-3 महीने पहले आता है, सारे प्रोसीजर्स देखता है, सारी चीजें, एक सिक्योरिटी प्लान बनता है, और वो बेस किसके ऊपर होता है, कॉन्फिडेंस किसको दिया जाता है, आपकी जो लोकल एस्टेब्लिशमेंट, आपकी जो एजेंसीज हैं उनके ऊपर। तो जब आपको कोई थ्रेट लेवल मिलेगा तो आप उनसे शेयर नहीं करोगे तो फिर किससे शेयर करोगे? बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप शेयर करते हो, नहीं करते, तो फिर जो सारा प्रोसीजर था, जो कॉन्फिडेंस था, वो एक कॉल के ऊपर कैसे खत्म हो सकता है? बिल्कुल। और हमेशा मैं ये कहता हूँ कि आपके आने के प्रोटोकॉल्स हैं तो फिर जाने के भी प्रोटोकॉल होने चाहिए। अच्छा आकिब भाई, जिस तरह आपने कहा हमने बड़ी मेहनत की है इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के लिए, और अभी ये का मामला सिनेरियो क्रिएट हुआ है, इसके बाद आइंदा आने वाले दिनों में भी जो क्रिकेट के हवाले से कोशिशें की जा रही थी, इंटरनेशनल टीम्स आ रही थी, उसको भी एक मलियामेट किया गया उस सारी कोशिशों को। अब क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की स्ट्रैटेजी होगी, इस मामले को किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए उसमें एक चीज तो बड़ी वाज़ेह है कि जब तक आपको उस चीज का नहीं पता चलता कि थ्रेट लेवल क्या था नहीं था, वो शेयर करने को तैयार नहीं है। अगर कोई था तो शेयर करने में प्रॉब्लम क्या है? पाकिस्तान का केस तब बनेगा जब थ्रेट लेवल का पता चलेगा, उसकी इन्वेस्टिगेशंस होंगी, फिर उसकी बुनियाद के ऊपर पीसीबी अपना केस बना के आईसीसी में जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जितनी भी, जैसे श्रीलंका है, इवन साउथ अफ्रीका है, इवन बांग्लादेश है, वेस्ट इंडीज है, पाकिस्तान है, ये एक और लेवल के ऊपर ऑपरेट करते हैं, और वो जो पुराना जो एक बिग 3 वाला आइडिया था वो अभी भी एग्जिस्ट करता है, जिसको कंट्रोल इंडिया करता है, उसके पीछे ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, और अब न्यूजीलैंड भी उसकी फोर्स बन चुका है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि मामला ज्यादा पॉलिटिकल ही लग रहा है। आईसीसी का आगे क्या रोल हो सकता है? बिकॉज आईसीसी एक इदारा तो है, लेकिन बहुत सारे लोग अब उसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बजाय इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहना शुरू हो गए हैं, जितना इंटरेस्ट इंडिया का है। आईसीसी क्या रोल अदा कर सकता है, क्या करना चाहिए उसको इस इंतहाई अहम मामले के ऊपर? पाकिस्तान की क्रिकेट एट रिस्क है, डोमेस्टिक क्रिकेट की हम बात करें तो। डेफिनेटली, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का केस भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता जब तक कि वो थ्रेट लेवल की इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। अगर वहां कोऑपरेट वो नहीं कर रहे तो अब मैं आपको ये बताऊं कि जो क्रिकेट पॉलिटिक्स है वो तो इससे भी बुरी है, क्योंकि 2014 में आईसीसी ने अपना चेयरमैन बनाना शुरू किया। तो पहले 2 साल 2 टर्न्योर तो इंडियंस थे चेयरमैन, और अब जो है वो न्यूजीलैंडर है जो चीफ एग्जीक्यूटिव फॉर्मर न्यूजीलैंड क्रिकेट के, उसमें भी तो कंट्रोल तो उन्हीं का है, इंडिया का है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड। अब जब वहां जाएंगे तो चेयरमैन तो न्यूजीलैंडर है, तो वो आपको कहां से कंसेशन देगा अगर आपका स्ट्रॉन्ग केस ना हो? तो सबसे पहले तो बात आपने वही करनी है कि वो कहां है वो थ्रेट लेवल। जब तक आपके हाथ में सिरा नहीं आएगा आप उसके ऊपर कैसे करेंगे, केस कैसे बनाएंगे? तो अभी तक जिस तरीके से पीसीबी ने रिस्पॉन्ड किया सारे मामले को, उससे आप मुतमईन हैं या आप समझते हैं कि नहीं हमें मजीद एग्रेसिव ग्राउंड्स के ऊपर आना चाहिए था? बेइज्जती तो है बहरहाल, इट्स वेरी इंसल्टिंग एट द लास्ट मोमेंट कि आप थ्रेट भी नहीं बता रहे, वापस भी जाना चाह रहे हैं। आप इस रिस्पॉन्स से मुतमईन है जो हमने दिया? देखिए हमारा रिस्पॉन्स जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो सकता था। आपके प्राइम मिनिस्टर ने उनके प्राइम मिनिस्टर को यकीन दिलाया कि there is no problem in Pakistan, अब अगर आप सिक्योरिटी की बात करते हैं, हम अश्योर करते हैं things will be okay, under control। फिर आपका क्रिकेट बोर्ड जो है वो उनके क्रिकेट बोर्ड से बात करता है, तो वहां से आपको कोई पॉजिटिव बात सुनाई नहीं देती। यहाँ जो उनकी टीम थी, उनके मैनेजर्स के साथ सबके साथ उन्होंने बात की, वो सिर्फ एक ही बात किए जा रहे हैं जी कि थ्रेट लेवल आया है, थ्रेट आई है, और हम शेयर नहीं कर सकते। मेरा नहीं ख्याल कि यार इससे बड़ा इवन सोशल मीडिया का भी आगे भी जिक्र करें। बिल्कुल इन लास्ट 20 सेकंड्स, रमीज राजा साहब आपके अच्छे दोस्त हैं, आप उनकी जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका भी हिस्सा थे। कोई जाती तौर पे रमीज भाई से बात हुई हो आपकी इस मामले पे, शेयर कर सकें? देखिए अभी जाती तौर पे बात तो नहीं हुई, और कोई भी बंदा इस वक्त किसी पोजीशन में नहीं है कि वो क्या एक ऐसी स्टेटमेंट दे सिवाय इसके कि हमें बदनाम किया गया है, हमें हमारे एक जो पीसफुल माहौल चल रहा था उसको सेपरेटाइज किया गया है।
क्योंकि किसी के पास तो इंफॉर्मेशन तो वो शेयर ही नहीं कर रहे, तो इस पे क्या कोई रिस्पॉन्स कर क्या सकता है? रिस्पॉन्स कर सकता है? सही, ठीक हो गया, सही। थैंक यू वेरी मच। आकिब जावेद हमारे साथ मौजूद थे, न्यूजीलैंड का जो मनसूख हुआ उसके हवाले से बता रहे थे कि जब तक प्रूफ पेश नहीं किया जा सकता पाकिस्तान भी अपना स्ट्रॉन्ग केस लेकर आगे नहीं प्रेजेंट कर सकता। इसी नोट पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। ओपरा म्यूजिक पाकिस्तान की पहली सिंगर हैं जो ओपरा म्यूजिक गाती हैं और इस वक्त आपकी स्क्रीन पे थी सायरा पीटर, जिनके बारे में हमने बात की थी कि हम आपको सरप्राइज देंगे, जो हम कहते हैं वो करते हैं। सो सायरा पीटर से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, जो सूफी म्यूजिक भी गाती हैं, वेस्टर्न म्यूजिक भी गाती हैं, जबरदस्त फ्यूजन भी करती हैं, मेडलिस्ट भी गाती हैं और अब तक 17 डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर 17 जबानों के अंदर गायकी पे अबूर रखती हैं और मुख्तलिफ गाने ऐसे हैं जो उन्होंने अब तक रिलीज भी किए हैं। वादी सिंध की जो मारवी हैं, मारवी की बहादुरी और हक व सच्चाई के लिए डट जाने की अक्कासी की गई है, गाना जो अभी उन्होंने रिलीज किया और इसकी वीडियो डायरेक्शन बरतानवी फिल्म डायरेक्टर माइकल रोज ने, जबकि बरतानी के नामवर मौसीकार मॉल नाइट ने इसकी मौसीकी तरतीब दी है। बिल्कुल, इस वक्त सायरा पीटर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात भी करेंगे। लंदन से हमें ज्वाइन करिए। वेलकम टू एक्सप्रेसो एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। हम अब ब्रेक पर जाने से पहले ना अपने नाजरीन को बता रहे थे कि हमारे लिए भी सरप्राइज है और उनके लिए भी सरप्राइज है, क्योंकि ओपरा म्यूजिक हमने उस तरह से नॉर्मली पाकिस्तान में नहीं सुना जाता या इसकी प्रैक्टिस नहीं होती। तो सबसे पहले अपने सिंगिंग जर्नी को स्पेसिफिकली अगर हम ओपरा म्यूजिक की बात करें, इस जर्नी के हवाले से बताइएगा। जी, सबसे पहले मैं एक्सप्रेस आप सबका बहुत बहुत न्यूज़ का शुक्रिया अदा करती हूँ, एक्सप्रेस न्यूज़ का, कि जिन्होंने मुझे इतनी सुबह 5 बजे उठा दिया। हमारे 10 साढ़े 10 तो मुझे बहुत खुशी है आप सबसे मिलके और थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने शो पे बुलाया और सूफी मारवी पे बात हो रही है। वैसे तो मेरी जर्नी में 20 साल से गा रही हूँ, जिस हमेशा लोगों को मैं बताती हूँ, और मैंने बाकायदा जो है वो ट्रेनिंग हासिल की है लंदन से, वेस्टर्न क्लासिकल में और पाकिस्तानी क्लासिकल में भी, और यही जर्नी है। और फिर क्विकली मैं बताना चाहती हूँ, और वैसे ये सूफ़ी ओपरा पे हम काम करें, ये नया जॉनरा मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया है वर्ल्ड म्यूज़िक में, और अभी इस पे काम हमारा तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, और ये लंदन के जो थिएटर हैं वहाँ पर जो है हम इसको लॉन्च करेंगे। और जिससे आपको पता है कि ओपरा जो है वो 2 घंटे का लाइव स्टेज परफॉर्मेंस होती है विद लाइव ऑर्केस्ट्रा, आपको सब लाइव इसमें गाना होता है। और ये शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह की जो सूफी कहानी है उमर मारवी पे जो है ये बताया गया, और इसमें आपने बहुत अच्छी तरह इसको डिस्क्राइब किया कि मारवी की बहादुरी पे बात की, क्योंकि अक्सर हम लोग जो है वो ये सोचते हैं कि जो फीमेल्स जो होती हैं बहुत ही वीक होती हैं, बहुत ही यानी कि दुख भरी दास्तानें जो सुनाई जाती है, लेकिन जो शाह लतीफ की जो मारवी है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत है, वो स्ट्रॉन्ग है। पहले सूफी अंदाज में, कवाली के अंदाज में तो ये सब कुछ सुना, इवन पाकिस्तानी क्लासिकल भी आपने गाया, फोक, लेकिन ये आपने जो ओपरा यानी कि वेस्टर्न और ईस्टर्न सूफी का कॉम्बिनेशन आपने किया, दिस इज फैंटास्टिक। मैं चाहता हूं बगैर किसी तवक्कुफ के अगर आप थोड़ा सा हमें ये लाइव सुनाएं और हम इसकी फील लेने की कोशिश करें, दिस सूफी ओपरा लाइक वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कॉम्बिनेशन। जी जरूर जरूर, मैं आपको लाइव सुनाती हूँ। जो आखिरी के जो लफ्ज हैं जो मारवी गाती है इसमें, Now hear the prophecy of a Sufi girl whose family has seen miracles on miracles. Now hear the prophecy of a Sufi girl. Oh, dua, protect the land, and I tell you, before this myriad witnesses, you will lose, I will win, if you persist in doing evil, you will regret it. वाह 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 वाह, इसके लिए तो आपको एक तो नोट्स इतने हाई हैं, फिर सांस इतना, ये तो बड़ा मुश्किल गाना है, बहुत ही मुश्किल गाना है। और ये जो क्लासिकल है, ये खैर मेरे लिए तो अब नहीं है मुश्किल, लेकिन क्लासिकल में क्योंकि आपको रियाज बहुत ज्यादा करना पड़ता है, तो मैं शाह अब्दुल लतीफ भटाई का मैं बता रही थी आपको कि मैं उनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से भी हूँ, और सैयद वकार हुसैन शाह साहब ने, उन्होंने हमें ये उमर मारवी की कहानी जो थी वो दी थी, और
काम कर रहे हैं काफी अरसे से। और जो शाहिद की जो मारवी है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, वो एक चरवाहन है, वो एक शेपर्डिस्ट है। जिसका हम कहते हैं कि जो अच्छा चरवाहा है वो हमेशा अपने बकरियों के और भेड़ों के पीछे जाता है, तो वो अपने बकरियों को, तो उसने अपनी जिंदगी में ये कैरेक्टर डेवलप किया है, स्ट्रांग कैरेक्टर, अपनी बकरियों को बचाते हुए सांपों से, से, तो वो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया गया। अच्छा सायरा, ओवरऑल जिस तरह से आपने कहा कि एक नया जॉनरा आप इंट्रोड्यूस करवा रही हैं, इसका रिस्पांस ओवरऑल कैसा रहा? जब आपने गाना या सूफी ओपेरा की हम बात करें तो इस जॉनरा को कितनी पजीराई मिली, और स्पेसिफिकली अगर हम लंदन की बात करें उनके लिए ये चेंज कितना एक्सेप्टेबल था? बिल्कुल, ये जॉनरा जो है ये वैसे वेस्टर्न और हमारा जो पाकिस्तानी क्लासिकल का फ्यूजन है, और प्लस ये इंग्लिश और जो है उर्दू का भी फ्यूजन है, लैंग्वेज का फ्यूजन है, क्योंकि हमें ये लिखने के लिए ओपेरा जो है वो लिखने के लिए हमें कोई ऐसा लिरिसिस्ट चाहिए था जो कि यहाँ की नेटिव इंग्लिश को भी जो है डायलॉग्स लिख सकें, क्योंकि जब तक आपकी अपनी लैंग्वेज में, नेटिव लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में जो है वो नहीं लिखा जाता, तो तब तक यहाँ के जो वेस्टर्न वर्ड है उनकी रूह में नहीं जाएगा ये। वाह, दिस इज फैंटास्टिक, वी मस्ट से। और यकीनी तौर पे जब आपका काम मजीद सामने आएगा, वैसे तो अभी आ ही रहा है, तो बहुत अच्छा लगेगा। सो वी वुड लव टू लिसन नेक्स्ट ईयर, इंशाल्लाह फॉर श्योर, और हम भी उसको जरूर वेलकम करेंगे। आप हमें कुछ और सुनाना चाहें अपनी पसंद का, सिंस यू सिंग इन 17 डिफरेंट लैंग्वेजेस, तो हम चाहते हैं कुछ डिफरेंट ऐसा जो आप हमें सुनाना चाहें हमारे देखने वालों को। मैं आपको थोड़ा करके डिफरेंट लैंग्वेजेस में सुना देती हूँ। वैसे तो मैं 17 लैंग्वेजेस में गाती हूँ, अगर मैं सब गाना शुरू करूँ तो मेरे ख्याल से हम 3-4 घंटे चाहिए। जी प्लीज हमारे पास कुछ मिनट है। ये मैं इटालियन लैंग्वेज में आपको सुनाती हूँ। Visitarti. Okay. Non feci mai ad anima viva con man forciva ante miseri connobiali utai। तो ये तो था इटालियन में। थोड़ा सा मैं आपको फ्रेंच में सुनाती हूँ। Opera and Rev, it's about dream. Sure. Night. So this is French and थोड़ा सा German में आपको मैं सुना देती हूँ। जी we are left with 1 minute, so please. Okay, sure. Und morgen wird die Sonne wieder scheinen und auf dem Wege, den ich gehen werde, wird uns die glücklichen Wow, Saira. So ये जो गाना है जर्मन में, ये इसका मतलब ये है कि बेशक हम लोग आज का दिन जो है हमारे लिए अच्छा ना हो, लेकिन अगली जो सुबह है वो हमेशा अच्छी होगी। There's some hope. Obviously, music एक positive vibe का ही नाम है। सायरा, it's really pleasure to have you. I wish if we could have some more time जिसमें आपसे बात हो सकती, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा भी बात करेंगे। Thank you so much for joining us all the way from London, और इतना जबरदस्त different type of music हमारे साथ। लेकिन wish you all the best for your future ventures. सायरा पीटर हमारे साथ मौजूद थी। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हम कोल किचन में आए हैं और बहुत अरसे के बाद आए हैं, और शेफ नुमान ने अपना दीदार भी बहुत अरसे के बाद कराया। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। कहाँ थे आप इतने दिन? हाँ बस थोड़ा काम में बाहर भी बिजी था और डबल ड्यूटी है ना, चले आज क्या बनाने वाले हैं? आज आपके लिए 2 ड्रिंक्स हैं, फ्रेश के साथ ही हैं। अच्छा। वेजिस के साथ है, दोनों वेजिस के साथ। ओके। इसमें एक कोकम्बर कूलर है कोकम्बर कूलर जी, और साथ में है जिंजर फेज। ठीक है, ये भी सामने मेक करूँगा। इजी रेसिपी है इसकी और फ़ायदेमंद भी काफ़ी है। और आगे आपको पता है विंटर शुरू हो रहा है, तो इसके लिए आपको चॉप करना है। सबसे पहले आपने जिंजर आपने 1 टीस्पून डालें। ठीक है,
और उसके बाद इसमें 10 ml शुगर डाल सकते हैं। अगर आप नहीं डालना चाहते तो नो प्रॉब्लम, आप विदाउट शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, 10 ml। ठीक हो ये गया। आपने इसका वो रखा हुआ, सिरप रखा हुआ। सिरप रखा हुआ। उसके बाद लेमन है, आप इसको सिर्फ टेस्ट दे सकते हैं, मतलब कि आपका टेस्ट आ जाएगा हल्का सा स्वीट एंड सावर, और जिंजर आपके गले को नहीं लगेगा। ओके, उसके लिए ये आपने लेमन और थोड़ा सा लेमन जूस, ठीक है। सेम रेसिपी ऐसे ही कुकम्बर की, फ्रेश कुकम्बर ऐड करेंगे, उसके बाद चॉप कुकम्बर ऐड करेंगे, ठीक है, ताकि उसका फ्लेवर आ जाए सोडा में। ओके। और इसके भी 10 ml अगर आप शुगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हनी भी डाल सकते हैं इसमें। हाँ, वैसे हनी का फ्लेवर भी ज़रा डाल अच्छा सकते हैं आएगा और ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर हो जाता है। और लेमन जूस, और बीच में ही लेमन आपने फेंक देना है ताकि उसका भी क्रेमा आए उसके वाह अंदर, वाह ठीक है? वाह, ओके। उसके बाद आपके आइस, आइस अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना नॉर्मल फ्लेवर नॉर्मल भी ले सकते हैं। रूम ठंडा पानी डाल लें, है ना? जी हाँ, ठंडा पानी नहीं, आप सोडा ऐड कर सकते हैं इसमें। ओके। पानी के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और पिया भी नहीं जाएगा। आप इसमें पानी डाल लें, अब सोडा डाल लें। ओके, सो वी आर लेफ्ट विद ऑलमोस्ट सोडा a few और seconds to last पे close the show. And here are the drinks. They are ready. They looks really nice. Clapping. Nice, good one. यार बहुत जबरदस्त। चलें जी, फाइनल प्रेजेंटेशन भी हो गई रेडी, और इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंच रहा है। आपको रेसिपी नजर आ रही है सोशल मीडिया में, हम आपके साथ इसके इंग्रेडिएंट्स भी शेयर कर देंगे, वैसे तो उन्होंने बता ही दिए हैं। सो शेफ नोमान, वेल डन, thank you very much. And this is called cucumber cooler, and this is called ginger fizz. Okay जी, जरूर अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं आप। और अपने देखने वालों से हम इजाजत लेंगे। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।